सिलेक्शन होना है। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जब में, किराएदार हो जाती मकान थोड़ी है। नमस्कार, न्यूज अड्डा की इस खास पेशकश में मैं हूं आपके साथ शकील सिद्दीकी। आज हमारे साथ दो शख्सियत हैं। एक है कल्पना बौद्ध जी, जो महिला शक्ति क्रांति शक्ति ब्रिगेड की राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और दूसरी एक अजीम शख्सियत है डॉक्टर अनीस साहब, जो पूर्व IAS भी है और तमाम ऐसे मामलों में उनको बोलते सुना जा सकता है। अधिकार जागरूकता सम्मेलन गांव चलो की ओर का ये पार्ट 2 है। इससे पहले भी एक यात्रा इन्होंने निकाली थी। जिस तरह से इस देश में संवैधानिक मूल्यों का हनन किया जा रहा है, हिटलर शाही आम हो गई है, आम लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके आशियानों को उजाला जा रहा है। बात लखनऊ के अकबर नगर की हो या फिर ऐसे बहुत से मामले आए हैं, पूरे देश में आए हैं, तस्वीरें आपके सामने है। हम पहले बात करेंगे कल्पना बौद्ध जी से कि इनकी जो ये दूसरा पार्ट की जो यात्रा अनिश्चितकालीन एक आंदोलन महाआंदोलन शुरू हो रहा है, तो इस आंदोलन की क्या रूपरेखा है? हमारी जो मैंने अभी आपको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वो अधिकार जागरूकता सम्मेलन चलो गांव की ओर को लेकर के ये 28 तारीख को हमारी यात्रा का प्रस्थान कानपुर देहात भोगनीपुर ढींग गांव से होनी थी। और होनी क्या है कि हम करेंगे भी, लेकिन वहाँ का जो शासन और प्रशासन है वहाँ से परमिशन हमारी कैंसिल कर दी गई है। और वहाँ जो इस कार्यक्रम को लेकर के इसके उपलक्ष्य में जो घाटमपुर में कार्यक्रम हो रहा था बुद्ध कथा का, तो वहाँ सरवण समाज के जो मनुवादी कह सकते हैं उनके द्वारा वहाँ पर बुद्ध कथा के दौरान ही जो कार्यक्रम चल रहा था वहाँ गोलीबारी कर दी गई है। बहुत सारे लोग घायल हो गए हैं और कुछ लोग तो वहाँ डेथ भी हो गई है लोगों की। और मूर्ति वगैरह भी वहाँ जो उनकी थी रविदास जी की वो तोड़फोड़ दी है, मंच वगैरह तोड़फोड़ दिया है। तो इस तरीके की जो घटनाएं इन्होंने करके और ये दिखाया है कि अगर इस तरीके के आप कोई भी कार्यक्रम वगैरह करते हो तो तुम्हारा यही हाल होगा। ये मनुवादी लोगों ने एक संकेत दिया है। इसमें सरकार का और प्रशासन का भी हाथ है, क्योंकि उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की है कि आप इस तरीके के कोई भी कार्यक्रम अपने धर्म को लेकर के अपने कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं। तो मैं सरकार से, प्रशासन से और देश की जनता से पूछना चाहती हूँ कि ये देश लोकतंत्र है या राजतंत्र है? पहली बात ये है, आप बहुमत में हैं, आप सत्ता में हैं। तो आज हमारा जो देश है, हमारा जो देश हमारा धर्मनिरपेक्ष है, हमारा देश हमारा लोकतंत्र है। और इसको हम क्या कहें, लोकतंत्र कहें या राजतंत्र कहें? जिस तरीके से कार्यक्रम के दौरान निहत्थे हाथों को लेकर के लोगों के ऊपर गोलियां बरसाई गई हैं मनुवादियों से। बोला ये जो भी घटना हुई वहाँ पर पुलिस प्रशासन के द्वारा, ये आम बात हो गई सरकार में, आप केंद्र की मोदी सरकार में, ये तो चलता ही रहता है। आपका आंदोलन है तो जारी रहेगा, विरोध के बाद भी जारी रहेगा। आपको उस अपने आंदोलन को लेकर कितना आप समर्पित है? क्योंकि देखिए सरकार और प्रशासन आपको अनुमति नहीं देगा, इसके लिए आपको अम्बेडकर का रास्ता अपनाना पड़ेगा। देखिए, ये जो हमारी यात्रा थी वो उसी कानपुर देहात से ही यात्रा निकलनी थी। घाटमपुर जहाँ से ये कार्यक्रम हो रहा था और जहाँ पर गोलियां चली है वहीं से ये हमारी यात्रा का मैं प्रस्थान करने वाली थी अभी 2 दिन बाद 28 तारीख को। तो ये उन्होंने संकेत दिया है कि यदि आप यहाँ से यात्रा निकालेंगे तो तुम्हारे साथ भी यही होगा। और ये मेरे पास LIO का भी फोन आया है कि आप यहाँ से यात्रा नहीं निकाल सकते, यहाँ पर हिंसा फैली हुई है। तो मैंने LIO को भी बोला और प्रशासन को भी मैंने चेतावनी देने के लिए ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि यात्रा 28 तारीख को यात्रा उसी दिन निकलेगी जिस टाइम हमने समय और टाइम दिया है। तो मैं हिम्मत है तो नहीं है। और तुमने जो ये संकेत दिया है कि नहीं तुम यहाँ से निकलोगी तो तुम्हारे साथ गोलियां चलाएंगे, तुम्हारे साथ ये शोषण करेंगे, तुम्हारे साथ तुमने मेरे धर्म पे हमला किया है, तुमने मेरी संस्कृति पे हमला किया है, तुमने एक लोकतंत्र की हत्या की है। ठीक बात। डॉक्टर साहब, आप तो काफी आपने एक्सपीरियंस किया और इस सरकार में या पहले की जो सरकारें रही हैं वो भी आपने दौर देखा है, काफी दौर देखे हैं। मौजूदा वक्त में जिस तरह से एक दमनात्मक और जिस तरह की
पॉलिसी दोनों ही हम तो ये कहते हैं कि भारत में जितने भी राज्यों में बीजेपी की सरकार या उनके समर्थित दलों की सरकारें हैं, ऐसी तस्वीरें देखी जा रही हैं। 2024 का चुनाव करीब है। लखनऊ में अकबर नगर में जिस तरह का मामला हुआ, 1947 की वो तस्वीर देखी जा सकती है, जहां पर मीडिया को भी डिटेन किया जा रहा है, वहां जाने नहीं दिया जा रहा। और अब ये जो जैसा इन्होंने बताया कि इनके कार्यक्रम चल रहा था, वहां पर गोली चलाई गई, तो क्या लगता है कि हिटलर का वो दौर फिर से वापस आ गया और इसके लिए एक बड़े आंदोलन की जरूरत है, आप महसूस करते हैं? आंदोलन की जरूरत है, क्योंकि सरकारें जिन संस्थाओं के माध्यम से कंट्रोल में रहती हैं, काबू में रहती हैं, उनको इन्होंने बहुत कमजोर कर दिया। अभी काफी दबाव बना दिया है। और भी जो इंस्टीट्यूशन है, मसलन इनकम टैक्स, ईडी, उनको पॉलिटिकल पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो अपोनेंट हैं पॉलिटिकल पार्टी से, उनके घरों में जाके देखो, उनको ज़बरदस्ती पकड़ो। तो ऐसे लोग जो बिल्कुल ऑनेस्ट छवि वाले थे, जैसे केजरीवाल साहब, अब उनके पीछे पड़े हुए हैं। ममता बनर्जी जिन्होंने सारी उम्र जो है चप्पल पहन के ज़िंदगी गुजार दी, उनके पीछे पड़े। तो इनका तरीका एक्चुअली बहुत ही अनडेमोक्रेटिक है। ये डेमोक्रेसी में जो है, डेमोक्रेसी में अपोजिशन में लड़ाई नहीं होती जाती, अपोजिशन में आइडियाज़ की लड़ाई होती है, आइडियोलॉजी पे फ़र्क होता है। और वो दुश्मन नहीं होते, वो उनकी एक आइडियोलॉजी है कि इस मुल्क को मनुस्मृति में चलना चाहिए, बाकी हिंदुस्तान का राय नहीं, बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन चलना चाहिए। ये बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन से परेशान है कि उसमें हर शख्स को पैदाइशी तौर पर बराबर माना गया है। मनुस्मृति करेगी नहीं, वो 3 जो सवर्ण जातियाँ हैं वो पैदाइशी तौर पर मुझी, बाकी सब लोग जो है उनकी खिदमत करने के लिए बनाए। ये लड़ाई है, ये आज की लड़ाई नहीं है, हिंदुस्तान में 2500 साल पुरानी लड़ाई है। लेकिन 1950 में जो कॉन्स्टिट्यूशन आ गया है भीमराव अम्बेडकर साहब वाला, उसकी वजह से इनकी बेचैनी बढ़ गई। क्योंकि मेजॉरिटी तो शूद्रों की है ना हमारे मुल्क में, मेजॉरिटी 56% ओबीसी है, 23% शेड्यूल कास्ट, और ये 2011 के आंकड़े। अब जो टाइम्स ऑफ इंडिया ने सर्वे किया पिछले साल 2021 में, उसमें पाया कि 60% ओबीसी हो गए और 30% शेड्यूल कास्ट हो गए। शेड्यूल कास्ट में 19% हो गए 15 से बढ़ के, और शेड्यूल ट्राइब 8 से बढ़ के 11% हो गए। तो 30% वो हो गए और 60% 56 से बढ़ के ओबीसी हो गए। तो जब 90% आबादी हिंदुस्तान की शूद्रों की है, तो वो तो अपनी पसंद के लीडर्स को चुनेंगे। और सवर्ण तबका रह गया 10-15%, 15% तो बहुत पहले, तब 10% रह गया, उनके पास वोट नहीं। इसलिए ये हिंदू, मुस्लिम और छोटी जात, बड़ी जात और गरीबों को जाओ डराओ, ये सब टेक्निक चला रहे। लेकिन ये हिंदुस्तान ने पहले भी देखा ये तमाशा, एक तमाशा देखा। हाँ, जनता ने जो कड़ा जवाब देना जानती है, वो खाली एक बार ठान ले, वो एक बार ठान ले कि हमें इनको पावर से बाहर करना है, तो 2024 में ही बाहर निकल जाए। लेकिन एक बात समझ नहीं आती, मैं 2014 से और उससे पहले भी देख रहा हूँ, पहले भी सरकारें रही हैं, मनमोहन जी की सरकार रही है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार रही है, उससे पहले के लोगों की सरकार। इस दौर में जो ये चल रहा है, एक डिकेड पास हो गया है 2014 से, अब हम 2024 में जाने वाले, इतनी सारी बातें होती हैं पूरे देश में, ऐसी तस्वीरें आती हैं, लोगों को ये समझ में भी आता है कि ये सरकार हमारे लिए मुज़िर है, हमारे लिए हानिकारक है। उसके बाद जो इलेक्टोरल पॉलिसीज बनती हैं, अब ये कहा जाएगा कि चुनाव आयोग को उन्होंने खरीद लिया, या ईवीएम की बात तो मैं नहीं कर सकता हूँ, वो एक बेमानी बात है। तो ऐसा क्या है, क्योंकि अम्बेडकर साहब ने जब 17 से अपने संघर्षों की शुरुआत की, पानी की लड़ाई लड़ने की बात हो, ऊंची जाति नीची जात को लेकर लड़ाई, ऐसे आंदोलनों की कमी है इस देश में। अब CNRC में एक आंदोलन हुआ था, खैर उसको जो है किसी तरह से पैरालाइज किया गया साजिश के तहत, लेकिन अब एक ऐसे आंदोलन की जरूरत है जहां पर लोग, जैसे ममता बनर्जी ने कहा था जनरल संग्रह होना चाहिए, पॉलिटिकल लीडर्स इस पर क्यों नहीं बात करते? देखिए, ये सड़कों पे जो डेमोक्रेटिक राइट्स है उनके लिए जनता को लाना बहुत ज़रूरी है। अपोजिशन ने इतनी तो कोशिश की है कि 2024 के लिए ये ऑलमोस्ट तय हो गया है कि बीजेपी के एक कैंडिडेट के खिलाफ एक ही अपोजिशन का कैंडिडेट होगा। अगर वो थ्योरी प्रैक्टिस में आ जाती है, सीट सेटलमेंट हो जाता है, तो 60% से ज़्यादा वोट अभी अब एंटी बीजेपी है। लेकिन एक चीज़ मैं समझ रहा हूँ कि जब इंडिया अलायंस बना, उसमें 28 दल आए, लेकिन बाद में ये देखा गया कुछ ऐसे उसमें दल है जो आपस में ही एक दूसरे की खींचातानी करे। अखिलेश यादव कांग्रेस को कोसते, नीतीश कुमार कांग्रेस को कोसते हैं,
दूसरी पार्टियों को कोसते हैं, केजरीवाल कुछ कहते हैं। तो विपक्ष के बिखराव का फायदा मुझे जहाँ तक लगता है 2014 से अब तक इस बीजेपी को मिलता गया है, क्योंकि विपक्ष में जब बिखराव होगा, एक यूनिटी नहीं होगी, एक मंच पर नहीं आएंगे। आपको याद होगा कि महाजोट तैयार हुआ था इंदिरा गांधी के खिलाफ, 52 दल उसमें थे इंदिरा गांधी, लेकिन इंदिरा गांधी की जो पॉलिसी थी उसने चुनाव के बाद पूरे देश में कांग्रेस की सरकारें बनी थी। अब ऐसा क्यों नहीं होता है? अब इसलिए नहीं हो रहा है कि हम लोग, एक तो वो मैसेज कि अगर अपोजिशन की सरकार आएगी तो हम जनता के लिए क्या फायदे की बात करेंगे, क्या बेहतर करेंगे, उस पर थोड़ा जोर देने की जरूरत है। हम लोग ये तो कहते हैं अपोजिशन के हैसियत से कि बीजेपी ने ये नुकसान पहुंचाया, लेकिन हम फायदा क्या पहुंचाएंगे जनता को, इस पर और ज़्यादा बात करने की। दूसरी बात ये बेसिक चीज़ ये है कि 40% वोट शेयर अभी बीजेपी के पास, इन अलायंस मिला के उनके 38 उनका, 2% अपना दल दूसरों का। तो ये 40% वोट शेयर नेशनल लेवल पे 2019 के आते हैं। उसको हराने के लिए 60% मोर देन सफिशिएंट, बशर्ते कि 60% की जो पार्टियां हैं जिसमें मेजर प्लेयर्स अखिलेश जी, आपके मायावती जी, कांग्रेस पार्टी, आपके नीतीश कुमार जी, ममता, ये सब लोग अगर तय कर लें कि हमें इसके बीजेपी के एक कैंडिडेट के खिलाफ सिर्फ एक अपोजिशन का लीडर, आप देखिएगा 2024 में नशा उलट। आप तस्वुर करते हैं ऐसा होगा? क्योंकि मायावती तो कोमा में चली गई, उनको हम साइड में रखते हैं। अखिलेश यादव जिस तरह से चल रहे हैं, जिस राह पे चल रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में जो सीटों का बंटवारे की बात आएगी, या जो इंडिया अलायंस के लोग हैं, कांग्रेस उसमें सबसे बड़ा दल है, वो उस बात पे राजी होगा जैसा अखिलेश यादव चाहते हैं। और यही वजह रही छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में जो हारी है इंडिया अलायंस, जो हारा है, उसका सबसे बड़ा कारण अखिलेश यादव रहे हैं, उनके जो बयान रहे हैं। नीतीश कुमार ने तो ज़्यादा नहीं, लेकिन अखिलेश यादव के बयान आज भी इंडिया अलायंस के खिलाफ बयान आ रहे हैं। तो कैसे ऐसे पॉसिबल हो सकता है? क्योंकि जब तक वो कहते हैं कि मुत्तहिद रहिए, मुत्तहिद होने का जज्बा था सभी में, लेकिन मुत्तहिद होने का मौका ही किसी ने नहीं दिया, तो मुत्तहिद कैसे होंगे? और मुझे लगता है कि शुरू में जब मध्य प्रदेश में सीट शेयरिंग की बात हो रही थी, उस वक्त के कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे कमलनाथ जी और अखिलेश जी में डिसएग्रीमेंट हुआ, बहुत कन्फ्लिक्ट। और मुझे लगता है कि कमलनाथ जी इतने सीजन पॉलिटिशियन हैं, उनको एहतियात अगर कर लेते, एक दो चीज़ें ऐसी कह दी जो अखिलेश जी के बारे में नहीं कहना चाहिए। भाई सीट आप दे ना दे वो तो आपका हक है, उसका नुकसान होगा, लेकिन बातचीत में अपोजिशन के बारे में भी बहुत डिग्निटी के साथ बात करना चाहिए। उनके लिए उल्टे सीधे अल्फाज इस्तेमाल होते, वो हो गए। लेकिन आपको ख्याल होगा कि दूसरे ही दिन कांग्रेस पार्टी के टॉप लीडरशिप का इशारा करके राहुल जी की बात करके अखिलेश जी ने फरमाया था कि हमारी उनकी बात हो गई है और हम यूपी में सीट शेयरिंग करेंगे। अभी जो पिछली मीटिंग होगी खड़गे साहब वाली, वो जो है उसमें तय हुआ है कि सीट शेयरिंग होगी। हमें जहाँ तक जानकारी है, ये भी पता है कि मध्य प्रदेश में खड़गे साहब, राहुल जी, इस सब के इशारे थे कि इनको 6 सीटें जो मांग रहे थे अखिलेश जी, उनको दे देना चाहिए, उससे कोई बड़ा नुकसान नहीं होता। लेकिन वहाँ के जो रीजनल लीडरशिप थी कमलनाथ वाली, वो पता नहीं किस उसमें कैलकुलेशन में थे कि उन्होंने नहीं मानी, उसका नुकसान तो हुआ है। आखिर में हम आपसे ओवैसी साहब पर एक बहुत संक्षेप में एक टिप्पणी चाहेंगे। और असदुद्दीन ओवैसी को ये कहा जाता है संसद में जब खड़े होते हैं तो मोदी 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 किया करते हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जहाँ जहाँ भी असदुद्दीन ओवैसी ने अपने कैंडिडेट खड़े किए वहाँ बीजेपी को फायदा मिला। बात चाहे गुजरात की हो, वहाँ पर अरविंद केजरीवाल भी गए थे, 13% उनको वोट मिला, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी कहीं ना कहीं पर एक बीजेपी के लिए बैरियर का काम करते हैं। तो क्या लगता है कि इंडिया अलायंस में वो उनका कोई रोल होगा? देखिए, असदुद्दीन ओवैसी हो, पीस पार्टी हो, या कोई भी पार्टी, ये कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इनका हक है हर हिंदुस्तानी का कि अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना सकता है। उसके बनाने में तो किसी को एतराज़ हो नहीं सकता। 6000 से ज़्यादा पार्टियां रजिस्टर्ड हैं, उनकी भी 2 पार्टियां आ गई। ये अपोजिशन की जिम्मेदारी है कि जो पार्टियां आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं उनको अपने साथ कर लो। बीजेपी ने किया है कि नहीं किया? बीजेपी शुरू से बनिया ब्राह्मण पार्टी कहलाती थी, लेकिन 2014 से उन्होंने धीरे धीरे खाली क्षेत्रीय दलों को नहीं मिला है। यूपी में 38% जिला बीजेपी कमेटी के सदर दलित और ओबीसी कमेटी के, मुसलमान पसमानदा छोड़ के, उसमें मुसलमान नहीं लिया, लेकिन ओबीसी की जो हिंदू और सिख कम्युनिटी है
शेड्यूल कास्ट हैं, इनके 38% सीटें। और हैरत की बात है 2019 में एग्जैक्टली यूपी में 38% वोट शेयर इसका शेड्यूल कास्ट था और ओबीसी का मोदी जी को मिला है। तो मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि सारी कम्युनिटीज अपना हक मांग रही, वो चाह रही है कि हम हाई टेबल पे बराबर बैठे, कोई नीचे नहीं बैठना चाहता। तो जब हमें मालूम है कि डेमोक्रेसी में ऐसा ही होता है, ये कोई अजूबा नहीं, सारी दुनिया में यही हुआ। तो जब मालूम है कि डेमोक्रेसी में हर बड़ा ग्रुप कहेगा हम बगल में बैठेंगे, तो आप उठाइए उनको बराबर का दर्जा दीजिए जो कॉन्स्टिट्यूशन का है। तो अगर वैसी साहब पीस पार्टी और दूसरों को अगर मिला के हम लोग चलेंगे तो ये बीजेपी को नुकसान फायदा होना बंद हो जाए। तो अंतिम टिप्पणी हम लेंगे कल्पना बौद्ध जी से। इन्हें हम झांसी की दूसरी रानी कहें तो शायद ठीक होगा, क्योंकि इनकी पहले जो यात्रा निकली उसे मैंने कवर किया था। कल्पना बौद्ध जी, क्योंकि आपने कहा कि आधी आबादी की भागीदारी होनी चाहिए, ये आप नहीं कह रही हैं, हर वो बुद्धिजीवी वर्ग कह रहा है, जो एक इंटेलेक्चुअल बॉडी है वो कह रही है ऐसा होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती वो लाडली बहना लेकर आए तो बहना सारी बह की चली गई, उधर मामा की तरफ चली गई। तो आप आधी आबादी को अपने साथ लाने की क्या आपकी कवायद होगी? संक्षेप में बताइएगा इस कार्यक्रम को खत्म करते हैं। देखिए, ये यात्रा जो हम निकाल रहे हैं, जो आधी आबादी की बात है कि 50% महिलाएं भारत देश में है, लेकिन आज तक हमें बराबरी का अधिकार नहीं महिलाओं को मिला है। आज भी द्वैम दर्जे में महिलाओं को रखा जा रहा है। तो हम सरकार से जो ये तरह तरह की योजनाएं जो चला रही है, महिलाओं को गुमराह करने का काम कर रही है, उन महिलाओं को वहाँ से निकालने के लिए मैं ये यात्रा के द्वारा उनको उनके अधिकारों के प्रति उनको अवगत करवाना चाहती हूँ और उनको निकाल करके और सरकार के सामने इसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ये यात्रा को चला रहे हैं कि हमारी जो भागीदारी है 50% की है। हमें सभी वर्गों में, सभी विभागों में हमें हमारे आधार पर, हमारी जो भागीदारी के आधार पर हमें हमारी हिस्सेदारी हमें लागू की जाए। जो छोटे छोटी योजनाएं चला करके हमें जो बहलाने का काम आम जनता की जो महिलाएं हैं उनको कर रही है, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। इसको लेकर के हम महिलाओं को जागरूक करने का काम कर रहे हैं और आम जनता को भी बता दे रहे हैं, जो बहुजन समाज के लोग हैं। सबसे मेन पॉइंट है कि जो हमारी संस्कृति पे हमला किया है कि जितने बुद्धिजीवी हैं, जितने सामाजिक लोग हैं जो अपने आप को बौद्धिस्ट कहते हैं, अम्बेडकरवादी कहते हैं, उनको मैं बता देना चाहती हूँ, या तो कह रहे हो तुम जहर खा के मर जाओ जिससे धरती का बोझ कम हो जाए, या अपनी संविधान, अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए रोड सड़कों पे आ जाओ। जिस तरीके से गोलीबाजी आज कानपुर देहात में जिस तरीके से वहां चलाई है, आने वाले समय में तुम्हारी घर से बहन बेटियों को खींच करके इसी तरीके से नंगा कर करके मारा जाएगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। यदि आप घर बैठे रहे तो मैं ये चेतावनी देती हूँ कि सरकार को कि मैं कल वहीं आ रही हूँ, है हिम्मत तो आकर के हमारी यात्रा रोकने का काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, ये आज का कार्यक्रम था। इस शेर के साथ इसे हम समाप्त करेंगे कि बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है, हर शाख पे उल्लू बैठे हैं, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। तस्वीर आपके सामने है, 2024 का चुनाव भी आपके सामने है। इस देश को एक बार फिर वो पारंपरिक देश अगर बनाना है, इस देश को एक बार फिर गांधी का और अंबेडकर का देश बनाना है, अपने विवेक का इस्तेमाल करें और वोट जरूर करें, क्योंकि 2024 का चुनाव इस देश के भविष्य की दशा और दिशा को तय करेगा। साथ ही साथ में न्यूज अड्डा की खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, दूर दूर तक पहुंचाएं, क्योंकि जिस तरह से मीडिया गुलाम और बांदी की भूमिका में आ गई है सरकारों के, उसे आप समझ रहे हैं और देख रहे हैं। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। क्या ये देश एक बार फिर से गांधी का देश बनना चाहिए? नमस्कार।